कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मेरी सौतेली बेटी रोज मेरे पास एक डंडे के सहारे चलती हुई आती और बोलती कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी अपनी शादीशुदा बेटी मुझे मारती पीटती, खाना भी नहीं देती थी। कभी कभी तो मुझे 2 दिन तक कमरे में बंद भी कर देती थी। जबकि मेरी सौतेली बेटी मुझे अच्छा अच्छा खाना भी देती थी और मेरी सेवा भी करती थी। एक दिन अचानक से मेरी सौतेली बेटी सीढ़ियों से गिर गई और बोली, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं रात भर नहीं सो पाई थी। इसलिए मैं आधी रात को दवा लेने अपनी सौतेली बेटे के कमरे के दरवाजे में पहुंची ही थी कि मैंने देखा कि वह मेरी अपनी बेटी के पति के साथ मोबाइल पर। यह सब देखकर तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। मैंने सोचा कि अगर उसे दिखाई नहीं देता तो वह कैसे यह सब। आइए पूरी कहानी को सुनते हैं। मेरी बेटी अभी अभी बाहर से आई थी और आते ही मेरे से झगड़ा शुरू कर दी थी। उसने बोला, क्यों बुढ़िया, अभी तक तुमने खाना बनाकर नहीं रखा? तुझे पता है ना कि इस वक्त मुझे तेज भूख लगी रहती है। मैंने बोला, रानी बेटा, मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं समय से नहीं बना पाई। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जाकर बना देती हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो, रुको। तभी वह डंडे लेकर आ गई। मुझे तो लगा कि आज मुझे वह बहुत मारने वाली है। तभी मेरी सौतेली बेटी पिंकी वहाँ पे आ गई और उसने बोला, रानी तुम अपनी सगी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर मेरी अपनी बेटी उसके बाल खींचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ बेटी के बीच में आने की? फिर पिंकी ने रानी के पैर पकड़ लिए और बोली, रानी आज के लिए माँ को माफ़ कर दो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। इस पर रानी ने चिल्लाते हुए बोला, मैंने बोला ना तुम हम दोनों माँ बेटी के बीच में मत आने की कोशिश करो, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? और रानी ने उसे अपने पैरों से धक्का दे दिया। मैं फौरन ही किचन में गई और किसी तरह उसके लिए खाना बनाई। हमारे घर के हर दिन का यही माहौल था। मेरा घर घर नहीं बल्कि हर दिन शाम को युद्ध का मैदान बन जाता था। आसपास के लोग भी हमारे झगड़े की आवाज़ से अपनी छतों पर चढ़ चढ़कर हमारे घर के झगड़े का आनंद लिया करते थे। पता नहीं रानी को अचानक से क्या हो गया था, वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और वह अपनी शादी से पहले मेरा पूरा ध्यान भी रखती थी। पिछले महीने ही वह अपने ससुराल से हमेशा के लिए मायके आ गई थी। 6 महीने पहले ही तो मैंने रानी की शादी करवाई थी। घर परिवार और लड़का सब कुछ बहुत अच्छा था, पर 1 महीने के बाद ही उन्होंने रानी को तंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन रानी ने मुझे रोते रोते फ़ोन किया और बोला, माँ ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। रानी ने मुझे बताया कि इन लोगों ने शादी सिर्फ पैसे की लालच में की है। उसके पति का चक्कर किसी और महिला से है और वह उसी से शादी करना चाहता है। इतना ही नहीं, उसका पति हर दिन उसे मारने पीटने भी लगा। घर का सारा काम रानी अकेले ही करती थी। हद तो तब हो गई जब उसकी सास किचन में भी ताला लगाने लग गई। अब रानी कुछ भी अपने मन से किचन से निकाल कर नहीं खा सकती थी। एक दिन रानी को बहुत तेज भूख लगी थी और उस समय किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह जल्दी से जाकर अपने लिए रोटी निकाल रही थी कि उसकी सास और ननद वहाँ पे आ गई और उसकी प्लेट छीन ली। रानी ने बहुत गिड़गिड़ाया कि मैं बहुत भूखी हूँ, प्लीज़ मुझे खाना दे दीजिए। पर उन लोगों ने उसकी एक भी ना सुनी और किचन में ताला लगा दिया। सास ननद उसको जितना खाने के लिए दे देती वह उतना ही खा कर रह जाती थी। एक दिन रानी ने अपने पति से बात की और उससे कहा कि मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे तलाक दे दीजिए। इस पर उसके पति अचानक ही उससे प्यार भरी बातें करने लगे और बोला, रानी हर घर में झगड़े होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि लोग तलाक लेने लग जाएं। मैं बाहर काम करने जाता हूँ, थका हारा रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा काम की वजह से मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें अब कुछ भी ना बोलूँ। मुझे भी लगा कि चलो अब कम से कम मेरा पति तो सुधर गया। पर मेरी सास और ननद का व्यवहार वैसा ही बना रहा। मेरे पति का बर्ताव देखकर तो मेरी सास ननद भी हैरान थी कि उनका बेटा अचानक से कैसे बदल गया। मैंने यह सोचा कि अचानक से मेरे पति को आखिर क्या हुआ है जो मेरे से इतना अच्छा बर्ताव करने लगे हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद वह तलाक की बात सुनकर डर गए होंगे। घर में मेरी ननद की शादी की बातचीत चल रही थी। एक जगह बात आगे भी बढ़ गई थी, पर वे लोग तिलक की मांग अधिक कर रहे थे। 2 दिन पहले ही वह लोग मेरी ननद को देखने के लिए आए थे और बात लगभग पक्की हो गई थी। एक दिन मेरी सास और ननद ने बोला, हम लोग शादी की खरीदारी करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह दोनों मुझे अपने किसी भी बात में शामिल नहीं करती थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे पति के साथ साथ अब इन दोनों का बर्ताव भी मेरे लिए बदल रहा है। अतः मैं इनकी बात से बिल्कुल खुश हो गई और बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। हम तीनों उस दिन खरीदारी करने के लिए बाजार चले गए और मेरे पति अपने काम पे चले गए। हम लोग खरीदारी करने पास के शहर में आए थे। मेरी सास और ननद ने इतनी ज़्यादा देर कर दी कि रात के 9 बज गए और अब हमें गाँव में लौटने के लिए कोई बस भी नहीं मिलने वाली थी। मेरी सास ने बोला कि हम तीनों आज रात चंदा मौसी के यहाँ रुक जाते हैं। चंदा मौसी मेरी सास की चचेरी बहन थी। रात को हम चंदा मौसी के यहाँ रुक गए
और सुबह सुबह हम बस पकड़कर अपने गांव आ गए। घर आया तो देखा कि मेरे पति चौकी पे बिल्कुल निराश से बैठे हैं और हमारे घर का सामान भी बिल्कुल बिखरा हुआ है। यह सब देखकर हम तीनों के तीनों दंग रह गए। तभी मेरे पति ने बोला कि घर में एक चोर घुस आया था, पर वह तो अच्छा हुआ कि मैं समय से घर आ गया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वह दरवाजे की आवाज़ सुनकर पीछे के रास्ते से जल्दी से भाग गया और मैं उसे देख नहीं पाया कि वह कौन था। मैंने पूछा कि आप रात को कितने बजे आए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे 12 बज गया था आने में, क्योंकि मैं अपने दोस्त के कहने पे एक पार्टी में चला गया था। मैंने शुक्र मनाया कि चलो वह घर का कोई भी सामान लेकर नहीं भागा। मेरा तो ध्यान मेरे गहनों पे ही था, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने शादी में अच्छे खासे गहने दिए थे। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरे गहने सही सलामत थे। यह देखकर मेरी जान में जान आई। उसी दिन मेरे पति ने बोला, रानी तुम्हारे पास जो भी गहने हैं वह मुझे दे दो, घर में रखना ठीक नहीं है, मैं उसे बैंक में रख देता हूँ। मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, घर में तो पता नहीं कब चोरी हो जाए। यह सोचकर मैंने सारे गहने उन्हें दे दिए। 3 महीने बाद मेरी ननद की शादी होने वाली थी। 2 दिन पहले ही मैंने अपने पति को बोला कि शादी में पहनने के लिए मेरे गहने लाकर दे दीजिए। उन्होंने हाँ तो कह दिया, पर आज शादी का दिन था और मेरे गहने अभी तक मुझे नहीं मिले थे। मैंने फिर से एक बार अपने पति को कहा तो उन्होंने बोला, रोज रोज गहने निकालना और रखना संभव नहीं हो पाता है। तुम तो कोई आज के दिन आर्टिफिशियल भी पहन सकती हो। पता नहीं क्यों उनकी इस बात पे मुझे शक हो रहा था कि कहीं मेरे गहने इन लोगों ने हड़प तो नहीं लिए, पर फिर भी मैं इस वक्त चुप ही रही, क्योंकि मुझे अभी सच्चाई का तो पता ही नहीं था। मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली और शादी ब्याह में बिजी हो गई। रात में शादी के वक्त जब लड़के वाले गहने चढ़ा रहे थे तो उस वक्त मेरी सास ने मुझे किसी बहाने से वहाँ से भेज दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि सभी के साथ मैं भी अपनी ननद के गहने को देखूं, उसे शादी में कैसे गहने मिले हैं। सुबह विदाई के समय जब मेरी सास मेरी ननद के सभी सामान को रख रही थी तो मैंने बोला, माँ जी मुझे भी दिखाइए ना, श्वेता के ससुराल वाले क्या क्या चढ़ाए हैं। पर मेरी माँ ने फिर से बहाना बना दिया और मुझे दिखने नहीं दिया। मैं मायूस होकर वहाँ से चली आई। श्वेता की विदाई हो गई थी और लगभग सभी मेहमान भी उस दिन जा चुके थे। केवल मेरी मौसेरी ननद रिंकी ही रह गई थी। वह मेरे से बहुत अच्छे से बातचीत करती थी। शाम को जब हम दोनों एक साथ बैठे थे तो मैंने उससे पूछा कि रिंकी, आपने शादी की वीडियो बनाई है ना, मुझे भी दिखाइए ना। वह मुझे वीडियो दिखाने लगी। वीडियो देखते देखते जैसे मेरी नज़र एक एक गहने पे गई तो मैं तो सर ही पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि यह सभी गहने तो मेरे ही थे। मैंने रिंकी से कुछ भी नहीं बोला इस वक्त। इसका मतलब यह था कि अचानक से मेरे ससुराल वालों का जो व्यवहार मेरे प्रति बदला था वह केवल एक छलावा था। उन्होंने मेरे गहने हड़पने के लिए ऐसा किया था और ये लोग जानबूझकर मुझे अपने साथ बाजार लेकर गए थे और जानबूझकर घर में चोरी की सारी प्लानिंग की थी, ताकि मैं डर कर अपने गहने उन्हें दे दूँ। मैं अपनी मूर्खता पे सर पीट रही थी। मैं यह सोच रही थी कि इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी मैं क्यों इन लोगों पर भरोसा की। मैंने दूसरे दिन अपने पति से गहनों के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बड़े बुरे ढंग से बात की। ननद की शादी होते ही दोनों माँ बेटे फिर से पहले जैसे ही हो गए थे। मेरी बेटी रानी एक बार फिर से उनके व्यवहार से बिल्कुल तंग आ गई थी और एक दिन वह अपने ससुराल से भागकर मायके आ गई। रानी को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक से उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया था। मैंने सोचा शायद वह अपनी शादी नाकाम होने की वजह से टेंशन में मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है और कहीं ना कहीं वह मेरे से नाराज़ है, क्योंकि मैं शादी से पहले उसके ससुराल वालों के बारे में अच्छे से पता नहीं कर पाई थी। आज तो सुबह सुबह ही मेरे घर में घमासान युद्ध शुरू हो गया था। आज तो रानी सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर दी थी। कभी बोलती चाय दे दो, कभी बोलती मेरे कपड़े छत पर से क्यों नहीं लेकर आई हो। इस पर पिंकी ने उसे 2-4 शब्द कहे तो उससे भी भीड़ गई। आज सुबह सुबह ही पता नहीं कौन हमारे घर पे आया था। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। मेरी सौतेली बेटी पिंकी उसे अजीब सी नज़रों से घूर रही थी। इस पर रानी ने बोला, ए तू ऐसे क्यों घूर रही है, चल जा यहाँ से और अपना काम कर। रानी ने मुझे बोला, ए बुढ़िया तू यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जा जल्दी से नाश्ता पानी की व्यवस्था करो। पर अचानक ही मेरे पैरों में तेज़ दर्द होने लगा और मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। तभी अचानक से रानी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। मैंने उससे पूछा, रानी जो आदमी आया है वह कौन है। इस पर उसने कहा कि तुम क्या करोगी जानकर। फिर उसने अपने ही आप ही बोला, मैं उस व्यक्ति से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। उसकी यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि जो व्यक्ति आया था वह कम से कम रानी से 20 साल बड़ा था और दिखने में भी बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और यह सोचने लगी कि पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची को किसकी नज़र लग गई है, पता नहीं किसने जादू टोना कर दिया है मेरी बच्ची पे, क्योंकि आजकल जो उसकी हरकतें थी वह बिल्कुल भी उसके स्वभाव के विपरीत थी। तभी उसने फिर से चिल्लाना शुरू किया, अरे ओ बुढ़िया मैंने तुझसे क्या बोला, तुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता क्या, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। वह अभी अपना हाथ मुझे मारने के लिए बढ़ाई थी कि मेरी सौतेली बेटी पिंकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रानी ने पिंकी को इतना तेज झटका दे दिया कि वह सीढ़ियों पर जा गिरी। इसके बाद रानी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पिंकी एक डंडे का सहारा लेकर मेरे पास आई।
उसके माथे पे पट्टी बंधी हुई थी जिस पर खून के धब्बे आसानी से देखे जा सकते थे। उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं कभी उसके माथे की तरफ देखती और उससे बातचीत करते हुए कभी मैं अपनी नज़र सीढ़ियों पर डालती। मेरे मन में यह चल रहा था कि अगर पिंकी को माथे के आसपास इतनी चोट आई थी तो सीढ़ियों पे खून के धब्बे होने चाहिए थे, पर सीढ़ी तो बिल्कुल साफ सुथरी है। मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसने मुझे अचानक से बोला, माँ मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे तो आपका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी यह बात सुनकर मैं बिल्कुल परेशान हो गई। उसने फिर से कहा, माँ लगता है कि आंखों के आसपास चोट लगने की वजह से मेरी आंख खराब हो गई है और मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो मैं और भी परेशान हो गई। रानी तो पहले ही पागल जैसी हरकतें कर रही थी, ऊपर से अब पिंकी भी अंधी हो चुकी थी। मैंने ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, आप कैसे दिन दिखा रहे हो मुझे? मेरी दोनों बेटियों को ऐसा क्यों कर दिया? आखिर मेरा क्या गुनाह है? मैंने पिंकी को बोला, अभी डॉक्टर के पास चलो। फिर पिंकी ने ही मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया। जांच के बाद उसने भी बोला कि आपकी बेटी की आंखों की रोशनी जा चुकी है। मैं तो वहीं पे छाती पीटकर रोना शुरू कर दी। फिर पिंकी ने ही मुझे हौसला दिया और हम दोनों घर चले आए। मैं घर आकर रानी को पिंकी के बारे में बतलाई। यह सुनकर उसके चेहरे पे मुस्कान छा गई। मुझे उसकी मुस्कान देखकर बड़ा ही गहरा सदमा लगा। मैंने सोचा यह कैसी हो गई है? अपनी बहन की अंधी होने की खबर सुनकर यह तो खुश हो रही है। रानी ने मुझे बोला, क्या सचमुच पिंकी अंधी हो गई है? इस पर मैंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। आज रात को खाना खाने के बाद पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा पिंकी से जाकर दवाई का नाम पूछ लेती हूँ, फिर खुद निकाल कर खा लूँगी, क्योंकि उसे तो दिखाई देता नहीं है कि वह मुझे दे पाएगी। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुँची थी कि मैंने देखा कि वह मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अगर वह अंधी है तो मोबाइल से नंबर निकाल कर कैसे बात कर रही थी? मुझे अभी यह झटका लगा ही था कि अभी दूसरा बड़ा झटका लगना तो बाकी ही था। वह फ़ोन पे विजय से बात कर रही थी, जो कि रानी का पति था। वह बोल रही थी, हमारी चाल कामयाब हो रही है। रानी हर दिन अपनी खुद की माँ की नज़रों में अपने व्यवहार की वजह से गिरती जा रही है। विजय, तुमने जैसा मुझे बोला था मैं बिल्कुल उसी तरह से रानी को डराई और धमकाई हूँ, ताकि वह अपनी माँ से गंदा व्यवहार कर सके। कल तो रानी ने अपना चरित्र भी अपनी माँ की नज़र में गिरा दिया। तुमने अच्छा किया था उस आदमी को हमारे घर में भेजकर। मैंने रानी को जो जो बोलने के लिए कहा था उसने वही बात बुढ़िया से बोली। बेचारी सीधी सादी रानी तो हमारी जाल में फंस गई और मैं उस बुढ़िया की नज़र में उसकी बिल्कुल अच्छी बेटी बन गई हूँ। मैंने अंधी होने का नाटक भी बहुत अच्छा किया। अब देखना बुढ़िया मेरे पे तरस खाकर सारी संपत्ति मेरे नाम पे कर देगी, क्योंकि हम जल्द ही रानी को पागल खाने पहुँचा देंगे और उसके बाद मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी। मुझे तो झटका पे झटका लग रहा था। सौतेली बेटी जिसे मैंने इतना प्यार और स्नेह दिया, वह तो बिल्कुल आस्तीन की सांप निकली। वह मुश्किल से 5 साल की रही होगी, तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। फिर मैं ब्याह होकर इस घर में आ गई थी और पूरे परिवार को संभालने के साथ साथ पिंकी को भी मैंने माँ का प्यार दिया था। पर आज उसकी बात सुनकर मेरा दिल तार तार हो चुका था। उसने मेरे और मेरी बेटी के साथ बहुत ही घिनौना मजाक किया था। मैं सौतेली माँ होकर भी उसे रानी के बराबर ही समझी थी, पर उसने मुझे एहसास करवा दिया था कि शायद सौतेला सौतेला ही होता है। एक दिन मैं चुपके से रानी से बात की तो उसने मुझे सारी सच्चाई बतलाई। उसने यह भी बोला कि विजय और पिंकी दोनों मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिए थे और हम दोनों को घर से निकालने की धमकी भी दे चुके थे। इसलिए वह लोग जैसा कह रहे थे मैं वैसा ही करती जा रही थी। मैंने बोला, रानी बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपनी बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास जाने के बहाने से वकील से जाकर मिलती हूँ और सबसे पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर देती हूँ। मैं जल्दी ही एक वकील से मिलकर सारी जायदाद रानी के नाम पे कर दी। उसके बाद मैं एक दिन बाजार ले जाने के बहाने से पिंकी को अस्पताल लेकर आई। मैंने पिंकी को बोला, पिंकी बेटा, तुम्हारी आंखों की जांच यहाँ भी करवा देती हूँ, शायद तुम्हारी रोशनी वापस आ जाए। उसने बहुत ना नुकर किया, पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर से दिखा ही दिया। उसके चेहरे पे घबराहट साफ झलक रही थी। जांच के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला, इसकी आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल है। पिंकी को तो पता था कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। डॉक्टर के कहने पर उसने कहा, हाँ माँ, मुझे 2-3 दिनों से कुछ नज़र आने लगी थी। मैंने सोचा जब बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो मैं आपको यह खुशखबरी दूंगी। हम दोनों माँ बेटी ने पिंकी को कुछ भी नहीं बताया और जल्द ही मैंने पिंकी की शादी तय कर दी। उसने तो हमें बहुत पैतरे दिखाए, पर अब मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और जल्द ही वह अपने ससुराल चली गई। मैंने रानी की शादी भी एक अच्छे परिवार में जल्दी से कर दी, ताकि हम दोनों माँ बेटी को किसी पुरुष का सहारा मिल जाए। मेरा यह दामाद बहुत ही अच्छा था और मेरी बहुत देखभाल भी किया करता था। अब जाकर मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली थी। उम्मीद है आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।